तो बेसिक डेफिनेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से याद करना है, ताकि ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन बेस्ड पे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि G+ क्लासेस आपके लिए लाने जा रहा है MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑन ईच चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसके ऊपर जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे वही डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 50 MCQ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, और इस पार्ट में कुछ फर्दर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं ताकि आपका प्रिपरेशन और भी तगड़ा हो जाए। इस पार्ट का और आने वाले सभी पार्ट का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी कॉपी पेन लेके बैठे और साथ ही साथ आंसर देते जाएं, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। सो रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस। सो आई होप इसका आंसर आपको पता है। इसका आंसर हो जाएगा चार्ज, क्योंकि हमारा कूलम चार्ज का यूनिट होता है। सही हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आपसे ये गलती नहीं होगी एग्जाम में। सो रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं करंट के, तो करंट का डायरेक्शन होता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। तो ऐसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनको जानना है आपका बेस स्ट्रांग हुआ है कि नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ कॉपर, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम या आयरन। तो आई होप इसका आंसर आपने करेक्ट दिया होगा। इसका आंसर है नाइक्रोम, क्योंकि आपको पता है हीटिंग एलिमेंट में हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा ऑफर कर रहा होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन तो नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम इज अ हीटिंग एलिमेंट विच वी विल यूज इन इलेक्ट्रिकल आयरन। सो लेट्स मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ इंसुलेटर इज। तो आपको पता होगा कि इंसुलेटर का क्या काम होता है, करंट को पास नहीं करने देना। करंट को पास नहीं करने देना का मतलब क्या हुआ, उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करना। तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर देना कि वो पास ही ना हो पाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। एक इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। सो द आंसर इज इन्फिनिटली हाई। जल्दबाजी में आप यहाँ पर हाई लगाकर गलत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटली हाई होता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इन्फिनिटली हाई इज द राइट आंसर। तो चलिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसको घुमा फिरा कर जरूर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन वायर डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ द मटेरियल और लेंथ। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, ना कि रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टिविटी ऐसा फैक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर मटेरियल लिखा है, टेम्परेचर का बात नहीं किया। अगर टेम्परेचर भी होता तो वहां पर वो भी आंसर होता, बट इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज स्केलर, वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, समटाइम स्केलर, समटाइम वेक्टर। तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर एक वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और एक और चीज है जिसको आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी हम इसको एडिशन करते हैं, जहां पर हमारा ऐड होता है, तो वहां पर ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वहां पर नॉर्मल हम अर्थमेटिक एडिशन करते हैं, इसीलिए जो हमारा करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिली वोल्ट, मिली का मतलब क्या होता है, 10 to the power -3। तो 10 to the power -3 का मतलब क्या हुआ, 1/1000।
तो ऑप्शन में 1/1000 या 10⁻³ दिखे तो उसी पे आपको टिक लगाना है। तो आंसर इज सी, 10⁻³ सो मूविंग फॉरवर्ड फॉर द 8th क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेन पेंसिल की जरूरत पड़ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरी 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, फाइंड द वर्क डन इन 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ पर वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू वोल्टेज। तो चार्ज पता है 20,000, वोल्टेज पता है 10, तो 20,000 इंटू 10 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जूल में आएगा, वर्क डन का यूनिट जूल होता है। सो योर आंसर विल बी 2 × 10⁵ जूल। होप ये क्लियर होगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉय रिकॉर्ड्स 4000 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज between 2 point through 50 ohm of resistance and now we have to find the current। तो यहाँ पर भी आपको करंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। पिछले क्वेश्चन में टाइम देकर आपको कंफ्यूज किया गया था, यहाँ पर टाइम का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर टाइम का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि वोल्टेज के फॉर्मूला में टाइम नहीं आता, बट करंट के फॉर्मूले में टाइम आता है। करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम, बट देखा जाए तो इस क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया है। तो दिया क्या है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। और ओम्स लॉ से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? Q इंटू IR। तो इस फॉर्मूले में अब सब कुछ मालूम है आपको सिवाय करंट के, तो वही डिटरमाइन करना है। तो पुट करिए और वैल्यू आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर इज C, 8 एम्पियर विल बी द आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और चार्ज, करंट, वोल्टेज, इन सब से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो आइए अब चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर और एनीवेयर। तो आपको पता है फ्यूज किस चीज के लिए लगाया जाता है? फ्यूज सर्किट में हमेशा हमें करंट से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो करंट से प्रोटेक्शन कैसे करता है फ्यूज? जब भी एक्स्ट्रा करंट पास होता है तो वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर वो क्या करता है? मेल्ट होकर हमारे इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट कर देता है मेन लाइन से। तो मेन लाइन हमें किसकी वजह से आ रही होती है? फेज की वजह से या लाइव वायर की वजह से। तो हमेशा हमें कनेक्ट कहाँ करना चाहिए फ्यूज को? तो इन अ लाइव वायर। सो द आंसर इज लाइव वायर। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। और फ्यूज प्रोटेक्ट करता है करंट से, ना कि वोल्टेज से। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका भी एक नोट बनाकर लिख लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो एनर्जी का यूनिट अगर आपसे पूछे, तो कहीं का भी पूछे, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी का यूनिट पूछे तो आपको हमेशा जूल ही लिखना है। बट यहाँ पर एक कमर्शियल वर्ड ऐड किया गया है। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो हम जो भी यूज कर रहे हैं ना, अपने घर में आप बिजली बिल देते हैं, तो वो हो गया कमर्शियल। तो कमर्शियल जब भी देते हैं हम, तो उसको देते हैं किलोवाट आवर में। तो वो 1 यूनिट जो बोलते हैं हम, वो होता है इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट तो जूल है, बट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। सो होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर है, इस पे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा रिमेंबर करना पड़ेगा। अगर नहीं भी याद है तब भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ इंसुलेटर इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो आपको पता है इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी कैसा होगा? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए मुझे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कॉल्ड? तो आपको पता है कि ये बेसिक सा डेफिनेशन है करंट का। इलेक्ट्रिकल करंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट इक्वल टू Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल करंट। तो बेसिक डेफिनेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद करना है, ताकि ऑप्शन जैसे ही देखेंगे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। वैसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही डेफिनेशन है किसका? देखिए, when 1 unit of electrical charge move from one point to another point in an electrical circuit, then the amount of work done in joule is known as। तो आपको पता है ये डेफिनेशन है वोल्टेज का, तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
तो इसके लिए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ हो गया, बट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के होता है और लेंथ के होता है। तो ऑप्शन वाइज देखें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, लेंथ। तो इसके अलावा आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन बेस्ड पे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड द टर्मिनल वोल्टेज इज 0। इस पे रीजन क्या बता रहा है, इन शॉर्ट सर्किट द करंट इज 0। तो इस क्वेश्चन में जो आपका असर्शन है वो बता रहा है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज 0 हो जाता है। तो वोल्टेज 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो टर्मिनल ए और बी है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा विदाउट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ना होने की वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। बट उस केस में जो करंट है वो बहुत ही हाई रहेगा, इन्फिनिटली हाई रहेगा। तो यहाँ पर जो रीजन है वो क्या बता रहा है, करंट को भी 0 बता रहा है। तो ऑब्वियसली करंट तो 0 नहीं हो सकता, करंट तो हाई होने वाला है, वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो हमारा असर्शन करेक्ट है, बट द रीजन इज रॉन्ग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजन बेस पे आएंगे, तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लग सकता है, पढ़ने के लिए आपको थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यहाँ पर आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं इसी पर अगले क्वेश्चन पर। द कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रॉम देमसेल्फ। यहाँ पर रीजन जो बता रहा है वो बता रहा है दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंडक्टर में करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि वहाँ पर फ्री चार्जेस होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। इन एन ओपन सर्किट द करंट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। तो यहाँ पर साफ साफ ये गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी सर्किट ओपन होता है तो हमारा करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। रीजन देख लेते हैं, यहाँ पे रीजन क्या बता रहा है, जनरली द मेटेलिक डिस्क ऑफ अ सेल एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल। तो रीजन तो यहाँ पर सही है, बट द असर्शन इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए आप असर्शन को रॉन्ग बोलेंगे और रीजन को करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पर असर्शन क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट ओम्स लॉ स्टेट दैट V इक्वल टू आई आर। तो ये आपको पता होगा फॉर्मूला अच्छे से कि यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो ये करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर विच डिफाइंस द रेजिस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। वो होता तो एक बात होती, पर यहाँ पर रीजन गलत है, असर्शन हमारा करेक्ट है, फॉर्मूला वहाँ पर ओम्स लॉ का सही बताया है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर असर्शन क्या कह रहा है, बेंडिंग ऑफ अ वायर डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और रीजन यहाँ पे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होगा, क्योंकि बेंड करने से हमारा लेंथ हाफ हो जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही चेंज कर रहे हैं, लेंथ भी चेंज कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो रीजन है वो भी करेक्ट है एंड द असर्शन इज करेक्ट। तो इसके साथ साथ मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हुए हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ।